नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा टीआर में। इस खासी सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उनको शुरू करने से पहले, क्योंकि आज के टॉपिक में थोड़ा मानसून के या फिर बात करेंगे थोड़ा साइक्लोन के बारे में बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको बता दें साइक्लोन के अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो अगर आप अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे या फिर आप करें जो पैसिफिक ओशियन है जो कि सेंट्रल या ईस्टर्न रीजन है उसकी बात करेंगे तो उनके नाम अलग अलग हैं। ऐसे वेस्टर्न पैसिफिक रीजन अलग हैं और फिर हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग नाम है। अगर अटलांटिक महासागर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बनने वाले जो चक्रवाती तूफान है उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जाना कि वहाँ पे बोलते हैं इनको हरिकेन। इसके भाई अगर दक्षिण अमेरिका लगे वो तटवर्ती इलाका इसको भी क्या बोलते हैं, हरिकेन पश्चिमी इलाके में भी। लेकिन अगर पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्र की बात करें, अर्थात अगर ये चक्रवात आपके बनते हैं वहाँ पर जापान क्षेत्र में तो उसको बोलते हैं टाइफून, चाइना वगैरह के आसपास ऑस्ट्रेलिया के पास बनते हैं तो उनको बोलते हैं वेली विलीज, और इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर में बोलते हैं तो उनको साइक्लोन बोला जाता है। ठीक है, अगर ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन, और टेम्परेट क्षेत्र में आते हैं उनको टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसके प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या क्या। कि बंगाल की खाड़ी में एक गहरा दबाव चक्रवाती तूफान जवाद तेज हो गया, ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में जो तूफान आया हुआ है जो कहाँ पे आया है, बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम क्या आया है, जवाद। और इसके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास पहुंचने की संभावना है। 2018 के बाद से लगातार चौथे साल बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जो मानसून है जो नॉर्थ ईस्ट पवनों से उत्तर पूर्वी पवनों से आती है वो इस टाइम कमजोर है। पूर्वोत्तर मानसून के 2 महीने में जीवन संपत्ति और फसलों को नुकसान के मामले में भारी नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन फिर भी क्या है, मानसून इस बार हल्का है। आपको पता चाहिए राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति उनका नाम इस टाइम है हरवंश नारायण सिंह। तो क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्र उपसभापति का नाम क्या है, हरवंश नारायण सिंह ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के लिए एक निजी सदस्य के विधेयक को पेश करने की अनुमति पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि वो पेश किया जाएगा नहीं किया जाए। बस ये ध्यान रखिएगा, एक निजी सदस्य ने क्या किया है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव कुछ लाए हैं। संसद में निजी सदस्य का विधेयक पेश किया गया है जिसमें यह भी कहा गया है सभी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अर्थात CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड, उसके टोटल का 25% क्या होना चाहिए, वो प्राचीन स्मारकों और जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार, उनके मैनेजमेंट करने और उनके रखरखाव में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये भी एक बिल पार्लियामेंट में लाया गया है इस टाइम शीतकालीन सत्र में। इसके अलावा बात करेंगे नेगेटिव जो ऋण प्रतिफल के साथ जो बॉन्ड होते हैं, जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होते हैं उनके बारे में, क्योंकि इनके होने के बाद भी इस टाइम पे क्या हुआ, बॉन्डों की बड़ी मात्रा में यूरोप में विलुप्ति होती दिखाई दे रही है और वैश्विक प्रतिफल काफ़ी समय से कम हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, क्योंकि जो कोविड महामारी आई है तो क्या हुआ है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड दोबारा चर्चा में आए हैं। तो बात करें देखेंगे आखिर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होते क्या हैं। इसके अलावा बात करेंगे चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर अर्थात एक तितली के बारे में जिसका बॉर्डर, उसके पंखों बॉर्डर किसका है, चॉकलेट कलर का है। तो इन सब चीज़ों का डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि आपको पर डे करंट अफेयर मिले, साथ ही साथ उनका एनालिसिस मिले, जिससे न केवल आपकी जो तैयारी जो यूपीएससी है, स्टेट बीसीएस है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, उनके बारे में ना केवल आपको पर डे का अपडेट मिले, साथ ही साथ उनके पीछे क्या लॉजिक रहे हैं, क्या क्या रीजन है कि वो चर्चा में बने हुए हैं, आखिर क्यों करंट अफेयर बने हुए हैं, उनको समझने के लिए, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर चाहते हैं कि देश दुनिया की खबरें आपको मिले और वो आपको अपडेट करती रहें और उसके पीछे लॉजिक भी, रीजन भी रहें, क्या फैक्ट हैं, इन चीज़ों का जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके द्वारा ही मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप चैनल पर पुराने तो अपना सपोर्ट देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, नियरों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, जिससे वो भी क्या करें, इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा ले सकें। तो आइए देखते हैं, करते हैं डिटेल में एनालिसिस जितनी भी आज करंट अफेयर्स हैं। बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स की जीएस पेपर 1 से लिंक हैं। अब बात करेंगे चक्रवात जवाद के बारे में। अगर आपसे कभी भी भौतिक की महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, आज जैसी घटनाएं हैं, इनसे कोई अगर प्रश्न आएगा तो वहाँ पे चक्रवात जवाद का है तो डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाएगा कि, या फिर पूछा जाएगा कि कहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखिए कुछ इस तरीके से इसका मूवमेंट चल रहा है आपका नीचे से ऊपर तरफ, तो ये क्या जो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, इसके तटवर्ती इलाके में इसके जान माल के नुकसान देने की संभावना होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है जो चक्रवात जवाद है, आपको पता होना चाहिए जो भी चक्रवात आते हैं उनको ऐसे रेंडमली नाम नहीं होता, हर देश उनके नाम देते हैं, एक लिस्ट होती है, उनमें से चुन के बनाया जाता है नंबर के हिसाब से।
तो इस टाइम जो जवाद नाम दिया गया है वो किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चक्रवात जवाद का नाम दिया है सऊदी अरब ने। जवाद का अर्थ होता है उदार या दयालु। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चक्रवात उदार या दयालु इसलिए है क्योंकि तूफान पिछले वाले जितने भी तूफान आए हैं उनके हिसाब से ये गंभीर नहीं है। अगर बात करें चक्रवात बनते कैसे हैं, तो चक्रवात क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में प्रेशर लो होता है और आसपास प्रेशर हाई होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और वहाँ पे आपस में टकराने के बाद में एक चक्रीय रूप ले लेती हैं। और चक्रीय रूप ये पृथ्वी पर कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो उस कठिन चक्रवात में क्या है, समुद्री जल के ऊपर चक्रवात बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपको बताना चाहिए कि अगर गर्मी के टाइम पे अगर थल और स्थल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जो समुद्र है वो धीरे से गर्म होता है। तो उससे होता क्या है, ज़मीन पर जो अगर प्रेशर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, लो होता है। और वहीं पे क्या होता है कि जो अगर पानी में अगर प्रेशर अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो इन चीज़ों का आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलेट करिए, ज्योग्राफिकल टर्म है। तो इससे क्या होता है, जब अगर पानी गर्म हो जाता है, जहाँ पे पानी गर्म हो गया तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो उस लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास की हवाएं वहाँ पर आती हैं और ये तब तक चलता रहता है, वो नीचे टेम्परेचर तब तक के क्या होता है जब तक लैंड पे ना आ जाए। और लैंड पे इस टाइम क्या होता है, समुद्र तल के पीछे थोड़ा ठंडक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको प्रॉपर हीट मिल नहीं पाती, तो चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से चक्रवात होते रहते हैं। और जब ये हवाएं आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद में जब ये, क्योंकि हवाएं सब गर्म हो जाती हैं तो गर्म होकर क्या होता है, हल्की हवाएं ऊपर जाती हैं और ऊपर जाएंगी तो मतलब नमी ले जाएंगी और भारी बारिश भी करती हैं। तो चक्रवातों में क्या होता है, पहले तूफान आते हैं, फिर बाद में क्या होता है, बारिश भी होती है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो कई बार क्या होता है कि चक्रवातों के कैसे नाम दिए जाएँ, उनके लिए क्या है, कुछ वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, कुछ आपको रिसर्च की है, उसमें ये बोला है कि इन्होंने क्या, एक जो रिसर्चर है अतुल ठाकुर और ग्राफिकर दिया है इसमें कार्तिक आर्यन, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से देखा जाए तो इसके नॉमेनक्लेचर मतलब इसमें कैसे नाम दिया जाता है कि चक्रवात कैसा है क्या नहीं है। तो एक तो इनकी स्पीड की, विंड की स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, इसके हिसाब से देखा जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाए, अगर हवाओं की गति अगर 31 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम है तो ऐसे क्षेत्रों को प्रेशर एरिया बोलते हैं। अगर 31 से 49 हो गया तो गर्त बन जाता है। 50 से 61 अगर किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही हैं तो डीप डिप्रेशन बन जाता है। और अगर हवाएं 62 किलोमीटर से 88 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हैं तो उनको साइक्लोनिक स्टॉर्म कह दिया जाता है, चक्रवाती तूफान की बात की जाती है। अगर हवाएं 79 से 117 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी तो सीवियर टाइप का साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाता है। और अगर हवाएं 118 से 166 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म उनको बोलते हैं। अगर हवाएं 166 से 221 के तरफ चलेंगी तो इस टाइम क्या होता है, ये सरफेस जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं और इनको बोलते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, पहले सीवियर, फिर वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीमली सीवियर। और फिर अगर हवाएं 222 किलोमीटर पर आवर से और तेज चलने लगेंगी तब उनको सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाता है, जब उनपे क्या होता है, ज़्यादा ही माल धन मन की ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत आती है। आइए बात करते हैं कि इस साल पूर्वोत्तर मानसून कमजोर क्यों रहा है। तो अगर ये टॉपिक ये भी आपका भाई जितने मौसम संबंधी घटनाएं उनसे संबंधित है, तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो अकेले अक्टूबर और नवंबर में बारिश जो अनुमानित क्षति हुई है, कितनी कम हुई है बारिश, जिससे बारिश जब कम हुई उससे क्या क्षति कितनी हुई है आपके प्रोडक्शन में या कहीं जो भी बारिश संबंधित है, वो 11,916 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि राज्य आपदा पर प्रतिक्रिया कोष के द्वारा हुआ है। जो कि अगर स्टेट की बात देखी जाए तो उन्होंने इसको 1281.92 करोड़ आंका है। तो अगर इस साल की मानसून की बात की जाए तो मानसून अपने आप दो तरीके से होते हैं। देखिए, जब गर्मियों में हवाएं इधर से, ये देखो दक्षिण से किधर, ये हवाएं किधर दक्षिण से किधर चल रही हैं, दक्षिण, ये रहा पश्चिमी इलाका, ये है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो हवाएं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। और जब लौटता मानसून होता है तो इस तरीके से हवाएं चलती हैं, तो उत्तर से हवाएं, उत्तर पूर्व से कहाँ चलती हैं हवाएं, पश्चिम तरफ, तो उसको उत्तर जिधर से चलती हैं उसका नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी। ठीक, तो हमारी तरफ मानसून से दो तरह की बारिश होती है, गर्मियों टाइम होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश, और इस टाइम पे होती है अर्थात सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, तो पर्याप्त, क्योंकि उत्तर पश्चिमी मानसून बारिश हुई थी इसलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर्याप्त बारिश हुई है। लेकिन गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में, केरल और पूर्वोत्तर के जितने भारतीय राज्य हैं इनमें क्या हुआ, बारिश थोड़ी कम हुई है। ठीक है, इससे सूखे के आसार, जहाँ पर ज़्यादा बारिश में बाढ़ का है और जहाँ कम बारिश, वहाँ सूखे के आसार देखे जा रहे हैं। अगर पूर्वोत्तर मानसून की बात की जाए, पूर्वोत्तर मतलब जो उत्तर पूर्व से हवाएं आती हैं और बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर ये आपकी तटवर्ती इलाका जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और या केरला है, यहाँ पे बारिश करती हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान क्या होता है,
दक्षिण पश्चिमी मानसून की तुलना में एक छोटे पैमाने मानसून उत्पन्न होती है, जो जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये दक्षिणी प्रायद्वीप तक ही सीमित रहती है, क्योंकि बंगाल खाड़ी से अगर यहाँ पानी भर के यहाँ बारिश कर देती है और आगे बढ़ के ये सूख जाती है, तो वहाँ बारिश होती नहीं है। पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी बारिश कहाँ कहाँ होती है? तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, कराईकल, एनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, माहे, लक्षद्वीप इस इलाके में बारिश होती है। साथ ही साथ कुछ दक्षिणी एशियाई देशों जैसे कि इसके भारत से नीचे लगे हुए मालदीव में, श्रीलंका, म्यांमार है, यहाँ पर भी क्या है, इस टाइम बारिश देखी जा सकती है। तो क्योंकि इस बार बोला गया है कि मानसून कमजोर रही है, तो ध्यान रखिएगा दो और कॉन्सेप्ट हैं, एल नीनो और ला नीना। ये सब क्या, ये घटनाएं होती हैं कहाँ पे? प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र अर्थात जो दक्षिणी अमेरिका उसके पश्चिमी तट पे ये होती हैं, एल नीनो ला नीना। और इससे हमारे मानसून कैसे प्रभावित होती है, तो मैं आपको ये बता दूं। जो एल नीनो जब अच्छी होती है, तो एल नीनो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में बारिश ज़्यादा करती है, तो हमारे यहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब ला नीना की बात आती है, तो हमारे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, लेकिन दक्षिणी अगर बात की जाए, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होती है, उस पे ला नीना क्या करती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। क्यों डालती है, आपको देखो बताते हैं आपको। सपोज कीजिए कि ला लीना की कंडीशन बन गई है, ठीक है। ला लीना की कंडीशन मतलब क्या है कि जो दक्षिणी अमेरिका का जो इलाका वो क्या है, थोड़ा ठंडा है बजाय इसके जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो जब ये यहाँ ठंडा था, यहाँ पर ला लीना कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो हवाएं कहाँ चलेंगी, हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो लो किधर बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब लो बना हुआ है, तो यहाँ पे जो लो बना है, हवाएं इधर आएंगी और गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बारिश। वैसे ही क्या होता है कि अगर भारत की बात की जाए, तो भारत भी क्या होगा उस टाइम पे, क्योंकि लालिना कंडीशन की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। जैसे क्या हुआ है, वहाँ पर जो आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कम है, इसीलिए क्या है, जो हिंद महासागर की तरफ जो दबाव बनना चाहिए था, वो किधर, दबाव मतलब क्या होता है, हिंद महासागर में जो लो प्रेशर बनना चाहिए उसकी तुलना में किधर बन गया है लो प्रेशर, वो बन गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो हवाएं इधर मुड़ गई हैं, जिसकी वजह से क्या, वो बारिश इधर नहीं कराने की अपेक्षा कहाँ कराएंगी, ऑस्ट्रेलिया में जाके बारिश कराएंगे। ये इसके पीछे का रीजन है। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में। बात करेंगे प्रस्तावना में संशोधन के लिए देख लाया गया है, तो इसको एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है। तो प्राइवेट एक सबसे पहले आप मान ये इसको आप जान लीजिए कि प्राइवेट मेंबर किसे कहते हैं। जब भी संसद में किसी भी मंत्री के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं या गृह राज्य मंत्री, जो भी मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनके द्वारा बिल लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सरकारी बिल या सब, ठीक है, या विधेयक। अगर इसके अलावा अगर चाहे उनकी पार्टी के सदस्य हों या फिर गैर पार्टी सदस्य हों, जब वो अगर कोई बिल लाते हैं उसको बोलते हैं निजी विधेयक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल इसी को बोलते हैं, बस मंत्रियों के अलावा किसी और के द्वारा पेश किया जाए। तो भारत के जो संविधान के उद्देश्य का इसको प्रस्तावना बोलते हैं, उसमें संशोधन संशोधन की बात कही गई है। तो पहले हम पहले समझ लेते हैं कि भारत की प्रस्तावना के अंदर लिखा क्या है। तो भारत की संविधान की जो उद्देश्य का आधार प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत उसने ये बोला है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने नागरिकों को क्या करेंगे, कौन कौन से न्याय देंगे, न्याय देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता देंगे, किस बात की उन्हें स्वतंत्रता देंगे, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना करने की। समानता किस में देंगे, प्रतिष्ठा में और अवसरों की, ठीक है। इन सबको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, वो प्रयत्न करेंगे। और इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इसको अपना प्रयासरत रहेंगे। और इसको 26 नवंबर 1949 क्या किया गया था, गोद लिया था, इसको अपनाया गया था देश के द्वारा। तो ये आपने मोटा मोटी समझ लिया इसमें प्रस्तावना में क्या लिखा है। अब देखते हैं है क्या। जो अब संविधान का 2021 संशोधन है, उसमें क्या बोला है, इसको सबसे पहले किसने पेश किया, इसको किया है केरल में भाजपा के सदस्य हैं के जे अल्फोंस। तो के जे अल्फोंस ने इनको पेश किया है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो यहाँ आप देखिए, पहले समानता की बात किसमें कही, यहाँ देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जगह ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्थिति और अवसर की समानता की बात हो। साथ ही साथ समानता की स्थिति में पैदा होने, बच्चों को खिलाने, शिक्षित होने, नौकरी पाने और सम्मान के साथ व्यवहार करने के भी अवसर में बदलने के प्रयास में ऐसा लिखा जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आपने देखा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने चेंजमेंट किया है, हम संपूर्ण प्रगति संपन्न समाजवादी, ठीक है। तो ये समाजवादी के लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समाजवाद शब्द को ये न्याय संगत में बदलने का प्रयास करना चाहते हैं। विधेयक में जो सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और खुशी के उद्देश्यों के रूप में भी इसको जोड़ने की बात कही गई है। अब देखें कि अगर प्रस्तावना के बारे में देखें, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहाँ से अधिकार मिलते हैं, उसको लोग, जो भारत के लोग हैं, वो अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, भारत के लोगों से। और राज्य की प्रकृति के लिए मैंने पहले बता दिया, एक संपूर्ण,
सॉरी संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है। और उद्देश्य की बात की जाए वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को निर्देश करता है। इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर देखें कि भारत के संविधान का भाग है या नहीं, इसके लिए प्रस्तावना के लिए कौन-कौन से केस आए, इसके लिए 2 केस आए थे। एक तो आया था बेरुआरी यूनियन केस 1960, फिर आया सबसे ऐतिहासिक मामला 1973 का केशवानंद भारती, क्योंकि अभी तक इसमें सबसे ज़्यादा लोग, जो जजेस की बेंच थी वो 13 लोगों की बैठी थी। तो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में उन्होंने ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि बेरुआरी यूनियन केस जो कि 1960 का है उसमें क्या निर्णय दिया गया था, तो प्रस्तावना संबंधी निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वहीं केशवानंद भारती मामले में इसको पलट दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और इसी राय को आगे मानते हुए LIC मामला जो 1995 में आया है, साथ ही साथ जो ASC द्वारा इसको प्रयोग किया गया, उसमें और स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा है। लेकिन इसमें अब क्या दिक्कतें हैं, इसमें दिक्कतें क्या हैं, ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो भी रूल बनाती है विधायिका, लेजिस्लेटिव, उसको ना तो ये शक्ति प्रदान करता है, ना ही उनकी शक्तियों को क्या करता है, रुकावट डालता है। साथ ही साथ ये गैर न्याय संगत है। गैर न्याय संगत मतलब क्या है, आप कोर्ट में जाकर प्रस्तावनाओं को अपने लिए लागू नहीं करवा सकते हैं, जैसे आप मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। ठीक है। प्रस्तावना में अगर संशोधन की बात कही जाए तो केशवानंद भारती मामले में अदालत ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि प्रस्तावना में निहित जितने मूल तत्व हैं, अर्थात जो संविधान के मूल तत्व जिसको उन्होंने आधारभूत ढांचा बोला है, इसकी विशेषताओं को जो संविधान को संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 उसके तहत नहीं बदला जा सकता। आप संविधान सब बदल दीजिए, बल्कि लेकिन क्या करेंगे, आप उसकी आत्मा अर्थात उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। अगर बात करें कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976, और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था, केवल एक बार संशोधन किया गया। बात करेंगे स्मारकों के लिए CSR निधि के बारे में, जिसको बोला था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको भी निजी विधेयक के द्वारा लाया गया है। अगर इसमें देखें, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं भाई, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर देखें, उन्होंने बोला है कि जो आपका पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उनके रखरखाव के लिए, उनको मैंने प्रबंधन करने के लिए आप उनका क्या करिए, अगर आपने CSR अगर आपने 100 रुपये लिया है तो उसका 25 रुपये इसमें आप इन्वेस्ट करिए। क्योंकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और स्मारकों की देखभाल करने वाली अन्य एजेंसियों के पास इन स्थलों के रखरखाव के लिए अब आवश्यक संसाधन है नहीं, उनके पास रुपए की कमी है। अगर इसके विधेयक का विरोध किया जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि CSR जो लिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना होता है, इसलिए हम इनके फंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए और स्थानीय समुदाय को ही लाभ दें, इधर उधर इनको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर CSR अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व जो कॉर्पोरेट का है वो होता क्या है। तो जो कॉर्पोरेट क्षेत्र होते हैं अर्थात निगम क्षेत्र होते हैं, उनके जो व्यवसाय मॉडल हैं और संस्कृति में क्या होता है, सामाजिक रूप से जो लाभकारी कार्यक्रमों और प्रथाओं का ये एकीकरण है। मतलब क्या होता है, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या है, कुछ रुपया कहाँ पे लगे, कुछ कल्याणकारी योजनाओं में लगे, जिससे क्या हो, समाज का और स्थानीय लोगों का भला हो सके, और इससे क्या हो, ओवरऑल क्या हो, पूरा देश की इकोनॉमी को फायदा मिले। तो अगर देखें कि CSR को भारत कैसे कंट्रोल करता है, तो 2013 में कंपनी अधिनियम आया, फिर उसका क्या किया गया, 2014 में इसको संशोधन किया गया। उसके बाद में कंपनियों के लिए CSR अनिवार्य करने के लिए भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ध्यान रखना, 2014 में CSR को अनिवार्य करने के लिए भारत देश बन गया। तो CSR का मतलब क्या होता है, इसके तहत होता क्या है, जो भी लोग व्यवसाय करते हैं, वे स्वच्छता, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता आज सही शिक्षा के संदर्भ में ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में अगर बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसमें निवेश करना होगा। जो आपका CSR अधिनियम है उसकी धारा 135 ये कहती है कि उन कंपनियों को पहचान करने के लिए जिसकी जो थ्रेशोल्ड सीमा है वो निर्धारित करती है, जिससे क्या हो, एक CSR समिति गठित आवश्यक हो। तो किन कंपनी को इसमें शामिल किया जाता है जो CSR देंगे, CSR मतलब अपने लाभ का कितना % देंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऐसे कंपनियां जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या उनका टोटल जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या फिर उनको जो शुद्ध लाभ हुआ है वो 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हुआ है। तो इनके अनुसार अगर पिछले 3 वित्तीय वर्ष में सारी, अगर पिछले 3 सालों में
कुल संपत्ति 500 करोड़, कुल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक, शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक हुआ है तो वो सीएसआर के उसमें आ जाएंगी। और उनको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जितना उनको लाभ टोटल प्रॉफिट होगा उस टोटल नेट प्रॉफिट में से उन्हें 2% क्या देना होगा तत्काल या पहले से जो भी उनको चल रही थी उनकी योजनाओं में आप इन्वेस्ट करिए। और जिन कंपनियों के 3 वित्तीय वर्ष अभी तक पूरे नहीं हुए हैं हमारा, तो उनको क्या हुआ, 3 वर्ष नहीं तो उनके पिछले वित्तीय वर्ष काउंट किए जाएंगे, उनको कितना हुआ। मतलब क्या है, अगर आपको टोटल अपना जितना आपने खर्चा किया वो मान लो खर्चा आपने किया है आपने 200 रुपये, और आपको इसमें आय आय हो गई है 300 रुपये, तो आपका नेट प्रॉफिट कितनी आई 100 रुपये। तो 100 रुपये का 2% यानी 2 रुपये आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। ये है सीएसआर, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने वो रुपये इन्वेस्ट नहीं कर पाए या किसी कारणवश हो नहीं पाए, तो इसमें क्या होगा, तो जो इसके उपयोग की हमारी राशि है अगर वो आपको नहीं आप कहीं खर्च कर पाए, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका नहीं हो पाया, तो जो वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति के 1 महीने के भीतर अर्थात 30 दिन के भीतर उस प्रावधान एक प्रावधान बनाया गया है जिसमें एक विशेष खाता में क्या किया जाएगा, इन रुपयों को जमा कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस राशि का उपयोग क्या करेगा, विशेष सीएसआर गतिविधियों के लिए इसका ट्रांसफर होता रहेगा। और जो कि लगभग क्या होगा, 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर इनका ट्रांसफर करना है। 1 साल के अंदर आप क्या करिए, उन विशेष खातों में रखिए, और 3 साल के अंतर्गत उन रुपयों को आप सीएसआर के क्षेत्रों में जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्या करिए, उनको इन्वेस्ट करिए। अगर फिर भी 3 साल फाइनेंशियल ईयर में आपने उनको नहीं इन्वेस्ट कर पाया, तो इससे कंपनी अधिनियम की जो अनुसूची 7 है उसमें प्रदान किए गए किसी भी फंड में इनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अनुसूची 7 में कुछ ऐसे क्षेत्र दिए गए जिसमें स्वच्छ गंगा कोष, स्वच्छ भारत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बात कही गई, उसमें आपका रुपया फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ बात कही गई। बात करेंगे निगेटिव यील्ड के जो बॉन्ड होते हैं उनके बारे में, इस टाइम चर्चा में है। ये टॉपिक आपका क्या होगा, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है आपका, अगर ये थर्ड टॉपिक है आपका जीएस का, उससे लिंक ये टॉपिक है। देखते हैं आखिर मुद्दा है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानना होगा कि बॉन्ड क्या होते हैं, फिर जानेंगे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड ऐसी चीजें होती है जिसमें मान लीजिए सरकार ने क्या किया, एक पत्र निकाला, एक कागजी मुद्रा है, मतलब कागज में लिख दिया कि हम इतने इतने रुपए के बॉन्ड, फेस वैल्यू हमारी 100 रुपये है, 100 रुपये में हमारे बॉन्ड खरीदिए। तो आपको क्या किया जाएगा, हर महीने इसका 5% ब्याज दिया जाएगा, और एक जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें क्या करेंगे, आपको आप अपना बॉन्ड वापस करिए और आपको रुपए मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में या जो सरकार है उनको क्या करते हैं, आप अपना रुपया देते हैं उधार तौर पर, उन्हें ऋण देते हैं। फिर क्या होता है, आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, और जब आपका मैच्योर बॉन्ड हो जाता है तब आपको रुपया भी मिल जाता है। ठीक है, तो जब उसके बाद में क्या होता है, जब पूरा टाइम हो गया उस टाइम आपको क्या होगा, उस फेस वैल्यू के हिसाब से आपको जितना आपने उसमें लिखा गया होगा वो रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। ये होता है बॉन्ड। ठीक है, एक आपकी करार होता है। अब देखें नेगेटिव जो यील्ड बॉन्ड है वो क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऋण साधन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बॉन्ड की खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश की जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको बॉन्ड अगर 10 रुपए के हैं तो आप उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर से ये बोला जाता है कि आप इसमें 8 रुपए दे दीजिए, आप इनको ले जाइए। ठीक है, इनको केंद्रीय सरकारों या बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। ये निवेशक कर्जदार को अपना पैसा अपने पास रखने के लिए ब्याज देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं एक तो उनको क्या रुपया भी कम मिलता है, जैसे 10 का है तो 9 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, आपको क्या किया जाएगा, अगर आपने रुपया दिया है तो उस रुपए के रखरखाव के लिए आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। पहले आपको ब्याज मिल रहा था क्योंकि आपके रुपए गए थे। इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में क्या है, एक तो फेस वैल्यू आपको अगर 10 का तो 9 का मिलेगा, ऊपर से 9 रुपये आपने दिए हैं, उनको 9 रुपये का जो रखने का ब्याज है वो भी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मतलब है, अपना मनी रुपया भी दीजिए, साथ ही साथ उसकी जगह पे क्या दीजिए, उनको ब्याज भी दीजिए, क्योंकि वो आपका रुपये रख रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग बॉन्ड क्यों खरीदते हैं जहाँ पर उनको रुपया भी कम मिलता है और ब्याज भी क्या होता है, देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आमतौर पे क्या होगी, मार्केट में कोई टेंशन बढ़ गई है या फिर क्या अनिश्चितता है, हो सकता है कि आगे उनकी जो रुपए हैं उनके क्या हो कि उनके रुपयों की वैल्यू और गिर जाए, तो उस पूंजी जो उनकी संपत्ति है उन संपत्ति की और वैल्यू, पूंजी मतलब क्या होता है, उसमें रुपए भी आ जाते हैं, आपकी चल अचल संपत्ति है, हो सकता है उसकी वैल्यू और ना गिर जाए। इसलिए क्या होगा, ऐसे उतार चढ़ाव में जब महंगाई आ सकती है या हो सकता है कि आपको अपस्फीति आ जाएगी, आपको संकट का सामना करना पड़े, तो ये बॉन्ड खरीद लीजिए। तो एटलीस्ट क्या होगा, आपके कुछ खास वैल्यू तो रुपए तो मिलती रहेगी। तो अब उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक अंतर कि बॉन्ड का प्राइस क्या होता है और उनके उत्पादन के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, सपोज करिए कि अगर बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्या होता है, कम है, सपोज ये बेस लाइन है। ठीक है, तो ये आपके बीच में क्या करिए कि अगर बॉन्ड का जो प्राइस कम रखा जाता है तो उसका उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, आपको ज़्यादा प्रतिफल रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है,
उत्पादन का मतलब क्या होता है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपको बॉन्ड में कितना कमाया आपने, और प्राइस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी बॉन्ड को खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च किया। ठीक है, सपोज करिए अगर कोई बॉन्ड है 10 रुपये में, तो अगर आपको 10 रुपये में अगर आपको 5 रुपये मिलेगा, यानी बॉन्ड प्राइस कम हो गया, और आपका 10 रुपये में बेचा 11 रुपये में, क्या तो आप 6 से 7 रुपये क्या होगा आपको इस बेचने पे क्या होगा, आपको यहाँ पे हाई यील्ड मिलेगा। वहीं अगर बॉन्ड का प्राइस कम ज़्यादा है तो उसका उसकी जो यील्ड होगी, इसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा आपका कम होगा। ध्यान रखना, बॉन्ड प्राइस और यील्ड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब जब बॉन्ड का प्राइस हाई रखा जाएगा तो उनका उत्पादन कम मिलेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में आप सपोज करिए आपने इस टाइम पे गेहूं है, अगर गेहूं को आपने हाई प्राइस पे खरीदा 20 रुपए पे, तो कितना बिक जाएगा आपका, बिका 24 रुपए में, तो आपको कितना मिला, 2% का प्रॉफिट मिला। तो इसमें क्या हुआ, यील्ड कम हुआ। वहीं पर आपने गेहूं खरीदा हुआ है आपने 10 रुपए में, बिक गया आपका वहाँ पे 18 रुपए में, तो आपको कितना 8% आपका मिलेगा। तो बॉन्ड प्राइस और यील्ड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और ऐसा इसका रीजन क्या है इनवर्स रिलेशनशिप का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉन्ड के जो नियत दर होती है उनमें निवेश करने के कारण क्या होता है, आपको उसमें रेट फिक्स होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो हाई, आपका रुपया लगा तो आपको यील्ड कम मिलेगा, रुपया कम लगा तो आपको यील्ड क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब को मेन टॉपिक ये है कि प्रेजेंट टाइम में इसका कितना प्रमुख रीजन क्या है कि मेन टाइम में जहाँ पर आपको फेस वैल्यू से कम पे बॉन्ड, आपको बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस आपको अपने रुपए का ही उसमें ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ है, केंद्रीय बैंकों ने क्या किया, जितने केंद्रीय बैंक हैं कि जो आपकी जो तरलता है मार्केट में, उनको उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। जो तरलता मार्केट की कम हो जाती है तो क्या होता है, विभिन्न जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होगा, कई निवेशक क्या करते हैं, अपने जो चीज़ें उनको बचाने के लिए, जिसको हेजिंग बोलते हैं, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कि आप आखिर उनमें और ना गिरावट आ जाए, तो उसको बचाव के लिए, तो अब मार्केट की खराब पोजीशन को बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो उनको रुपया होगा, भले कम मिलेगा लेकिन एक खास वैल्यू मिलेगा। आगे चल के ऐसा ना हो कि वैल्यू और नीचे गिर जाए। अगर कोविड-19 महामारी की तो जो ताज़ा लहर है वो अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक लॉकडाउन की ओर जाती है, तो ब्याज दरों पर और नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होता है, ये यील्ड और उनके कम हो सकता है, जिससे क्या होगा, निवेशक को मुनाफा कम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जरूर और इसमें इन्वेस्ट बढ़ाएंगे। ये सारा इसमें रीजन है। बात करेंगे चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर के बारे में। मतलब एक तितली है जिसको सिक्किम की नई खोजी तितली प्रजाति है, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर फ्लिटर। ठीक है, इसके अगर सबसे करीबी रिश्तेदार देखें कहाँ पाए जाएंगे, ये चाइना के हांगकांग में पाए जाएंगे, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी चीन में स्थित हैं, वहाँ पाए जाएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम जो चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर है, इसका नाम जोगोफ्लिट्स जुगेंसिस भी है, जिसको उत्तरी सिक्किम के जोंगू के बाद जिस स्थान पर इसकी खोज की गई उस पर इसका नाम रखा गया जोंगोएंसिस। ठीक है, और इसकी तस्वीर देखें तो कुछ इस तरीके से तितली आपको दिखाई पड़ेगी, बॉर्डर फिल्टर फ्लिटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी नजर आएगी। इसके साथ आज के जितने करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप लिख अपने कमेंट बॉक्स में आप ईमेल अकाउंट लिखिए, उसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, तो आप जरूर लिखिएगा, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई सीरीज के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके आम दैनिक जीवन में उपयोगी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए।